नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम योग और जीवन में। योग संगीत की तरह है, शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा का सद्भाव मिलकर जीवन को एक सुर में पिरोते हैं और एक आनंदमय और सुखमय जीवन को बिताते हैं। और इसमें अहम भूमिका अदा करता है योग। योग से हमारा शारीरिक मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है। योग के माध्यम से ये कार्य किस प्रकार से किया जाता है, इसी विषय पर आज कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। और कार्यक्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर है अंजना ठाकुर जी और डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में हमारे साथ रहने वाली हैं ऋतु रावत जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे और आज कार्यक्रम में पूरे समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर सकते हैं जी। और ऋतु जी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से हम सही प्रकार से आसनों और प्राणायामों को कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैम हम बात करते हैं कि योग जो है वो केवल एक व्यायाम नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है। आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, सब अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं योग को कि योग क्या है। कोई बोलता है कि शारीरिक क्रिया है, कोई कहता है मानसिक क्रिया है, कोई कहता है आत्मा से उस परमात्मा का मिलन है। परंतु जो मैंने अपने जीवन में पाया है योग से, तो मैं वही चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि योग एक जीवन जीने की कला है। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जीवन जीने की कला है। योग हमें बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए जी। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि हम जो सांसारिक जीवन भोग रहे हैं, इसे भोगना आसान नहीं है, ये टफ है। क्योंकि बहुत से लोग, आपने देखा होगा, कभी जीवन छोड़ा, हमें नहीं जीना है, सुसाइड कर लेते हैं या कुछ है, क्योंकि वाकई में ये बहुत कठिन है सांसारिक जीवन जीना। तो हमें जो योग है वो हमें बताता है कि हमें संसार में रह के सांसारिक जीवन का भोग किस प्रकार से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी हमें बताया है कि सुख हो दुख हो, लेकिन हमें ये भोगते हुए सांसारिक जीवन को भोगना है जी। सुख हो जाए तो बहुत अधिक खुश नहीं होना चाहिए, अगर दुखी हैं हम तो बहुत अधिक विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ निश्चित समय के लिए नहीं होती है, आना और जाना इन चीज़ों को। तो एक जीवन जीने की कला है, हमें बताता है कि हमें कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारी भोजन कैसा हो। तो ये सब कुछ हमें योग बताता है। तो एक सांसारिक जीवन जीने के लिए मैं मानती हूँ कि योग एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे लिए जी। अंजना जी, जिस तरह से हम योग की भूमिका की बात करते हैं रोग प्रतिरक्षा तंत्र को यानी अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्या भूमिका रहती है एक मानव जीवन के लिए, उसके शरीर के लिए योग की? देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल तो हमारा कोरोना टाइम में ही चला गया कि कोरोना में जैसे संक्रमण हो रहा था, सभी को हो रहा था, डॉक्टर्स का यही कहना था कि जितना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतने आप ठीक रहेंगे। और मेरे ख्याल से हुआ भी शायद ऐसा ही है कि बहुत से लोग ठीक थे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ठीक थी। इनफैक्ट मैं भी खुद कोरोना पेशेंट के साथ रही हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मैं योग करती हूँ और काफ़ी समय से करती आ रही हूँ। और सभी को ये सजेशन देती हूँ कि योग करना चाहिए। आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जितना आप योग करते रहोगे उतनी इम्यूनिटी बढ़ती रहती है आपकी। देखिए, जो योग है वो हमारा मानसिक तौर और शारीरिक तौर दोनों पे काम करता है जी। देखो, मानसिक तौर पे किसी को तनाव हो जाता है तो तनाव से ग्रसित व्यक्ति, आप देखने में आपको लगेगा नहीं कि वो तनाव से ग्रसित है, लेकिन तनाव से जो व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसको धीरे धीरे, जब उसको समय बीतता जाता है तनाव से, तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं जी। तो वो शारीरिक रूप से भी फिर बीमार हो जाएगा। तो इसलिए जो योग है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ठीक है, क्योंकि वो मानसिक तौर पे भी कार्य कर रहा है और शारीरिक तौर पे भी कार्य कर रहा है जी। हाँ जी। अंजना जी, यदि हम शुरुआत की बात करें, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात करें, तो क्या हम कह सकते हैं कि प्राणायाम ही इसकी शुरुआत हो सकती है? क्योंकि आमतौर पर ये सुनने में आता है कि प्राणायाम जो है काफ़ी हद तक आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो एक योग विशेषज्ञ के तौर पर आप इसे कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि जो इम्यूनिटी बढ़नी है हमारी, वो कैसे बढ़ सकती है? एक तो शारीरिक तौर पे तो बढ़ेगी ही, लेकिन हमारे को मानसिक तौर पे भी तैयार रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। जैसे मैंने अभी कहा आपको, तनाव सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। अगर आप तनाव को ठीक नहीं कर पाओगे, आप शारीरिक रूप से ठीक नहीं हो पाओगे जी। तो इसीलिए योग शारीरिक और मानसिक जैसे कार्य कर रहा है, तो हमारे को किसी मेडिसिन से आप मानसिक तनाव का उपचार नहीं कर सकते हो जी।
तो योग से ही करेगा। और योग जो मानसिक तनाव है हमारा, वो हमारा प्राणायाम, और बहुत से ऐसे प्राणायाम हैं, बहुत से ऐसे आसन हैं जिसके द्वारा हम अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। देखिए, मानसिक तनाव है तो तनाव को दूर करने के लिए हमें प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, हमें ध्यान में बैठना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकें, और ध्यान के द्वारा हम उस परमात्मा से मिलन कर सकते हैं, ताकि हमें अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इसीलिए कहते हैं कि इम्यूनिटी के लिए योग सबसे महत्वपूर्ण है। जी। और मुझे लगता है कि अगर हम उसे साथ साथ सीखते जाएं और समझें कि किस तरह से उसे किया जाए, सही तरीका हमें आ जाए, तो मुझे लगता है लाभ जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अंजना जी, अब शुरुआत करना चाहेंगे पहले प्राणायाम से कि हम कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सा ऐसा प्राणायाम है जो हम शुरुआत जिससे कर सकते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो सके। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से प्राणायाम हैं, लेकिन मैं जिसको सबसे पहले बताना चाहूँगी, आप कपालभाति से शुरुआत कर सकते हैं। जी, कपालभाति प्राणायाम है। उसके लिए आप सर्वप्रथम बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठ सकते हैं जिसमें आपको किसी तरीके की अकड़न आपको शरीर में ना लगे। पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी पड़ती है। बिल्कुल सीधे बैठ जाएं और धीरे धीरे श्वास को आपने पेट से लेना है। पेट से धीरे धीरे श्वास को लेना है, छोड़ना है। पहले तो आप नॉर्मल हो जाइए, श्वास प्रश्वास पे अपना ध्यान रहिए। जो ध्यान आपका केंद्रित रहेगा वो आपका श्वास और प्रश्वास पे रहेगा। जी। फिर कपालभाति की शुरुआत के लिए आपके जो हाथों की मुद्रा वो ज्ञान मुद्रा पे अपने घुटनों पे रखेंगे। धीरे धीरे सांस को आपने भरना है। सांस को भरते हुए जो आपका पेट है वो बाहर की तरफ आता है, और धीरे धीरे अगर आप उसमें बिल्कुल स्लोली आपको वो प्राणायाम करना है ताकि उसका लाभ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। धीरे धीरे सांस को भरेंगे और धीरे धीरे जितनी आपकी कैपेसिटी है, अगर आप उसको रोक सकते हो एक आधे सेकंड के लिए तो रोकना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको सांस को बाहर छोड़ना है। जी। यदि हम इसके लाभ की बात करें तो हमें किस तरह के लाभ मिल सकते हैं? मानसिक तो आपने कहा ही है, और अन्य अगर हम शारीरिक लाभ की बात करें तो कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं? देखिए, जैसे आप श्वास को अब आप देख भी रहे होंगे डेमो कि किस तरह से श्वास की आवाज़ आ रही है और कितनी ज़ोर से श्वास की आवाज़ बाहर को आ रही है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी एक तो मालिश होती है। महिलाओं के लिए अति उत्तम है। किसी को ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये कपालभाति कर सकते हैं। और किसी का बीपी लो रहता हो तो बीपी लो के लिए बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे सावधानी बरतने की ये ज़रूरत है कि किसी का बीपी अगर हाई रहता हो तो इससे थोड़ा ज़्यादा हाई हो सकता है, तो उसको डॉक्टर का परामर्श जरूर लेना चाहिए, या अपना टेस्ट रूटीन चेकअप करवाते रहें। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा बीपी हाई है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, और जब आप प्राणायाम करते हो तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो एक तो अपने शरीर को पढ़िए कि हमारा शरीर कैसा है, हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट लॉस होता है, तनाव से तो मैंने आपको बताया है कि तनाव से मुक्ति होती है, और हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होती है, डिप्रेशन जाता है वो अपने। हाँ जी। अंजना दी, यदि हम समय सीमा की बात करें कि कितने समय तक हम इसे कर सकते हैं, क्या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, या कोई लिमिट रहती है कि आप इतनी लिमिट तक जो है, इतने समय तक आप इसे कर सकते हैं, तो वो क्या रहती है? देखिए, शुरुआती तौर पे तो आप ज़्यादा टाइम नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, क्योंकि जितनी देर आप आकर, बहुत से लोगों को बड़ी दिक्कत होती है रीढ़ की हड्डी में, वो सीधे नहीं बैठ पाते हैं। तो शुरुआती तौर पे एक अभ्यास के रूप में आप इसको कीजिए। जितनी देर आप बैठ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप बैठिए, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें तनाव पैदा हो गया तो आपको पीठ के दर्द का मतलब लंबे समय तक रह सकती है। इसलिए रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको। और आप देखिए कि अब जब आप बैठ रहे हो तो आप कितने समय तक अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट रख सकते हो। धीरे धीरे उस समय अवधि को आप बढ़ा सकते हो। मैं कहती हूँ कि 10 से 15 मिनट आपको इस प्राणायाम को जरूर करना चाहिए ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। जी। यदि हमें पूरा लाभ लेना है तो 10 से 15 मिनट, लेकिन जो शुरुआत है वो हम 1 मिनट 2 मिनट से कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी समय सीमा को बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। अपनी क्षमता के अनुसार कोई नहीं भी कर पाता। अब मेरी क्षमता शायद हो सकता है ज़्यादा हो, आपकी कम हो, या आपकी ज़्यादा हो मेरी कम हो, ऐसा हो सकता है। तो अपने शरीर को समझिए कि हमें क्या करना है, कितनी देर तक करना है। हम अपने शरीर पर जो है किसी तरह का प्रेशर ना डालें, उससे भी मुझे लगता है कि हमें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, जैसे ऐंठन आ जाती है आपकी एकदम से रीढ़ की हड्डी में, अगर आप बहुत देर करोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत लोग सीधे नहीं बैठ पाते हैं। जब सीधे नहीं बैठ पाएंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो, और ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आपके लंबे समय तक आपको इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है। तो इसलिए अपनी कैपेसिटी, जब आपको लगे कि नहीं मैं सीधा नहीं बैठ पा रही हूँ तो छोड़ दीजिए। अगले दिन थोड़ा और समय, जैसे आज आपने 1 मिनट किया है,
कल आप 1 मिनट और बढ़ा दीजिए या आधा मिनट बढ़ा दीजिए। इस तरह से अपनी समय अवधि को बढ़ाइए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा तभी ले पाएंगे अगर आप 10 से 15 मिनट मिनिमम इसमें बैठेंगे। जी जी अंजना जी, यदि हम आगे बढ़ें और नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएं तो अगला क्या स्टेप रहता है? कौन सा ऐसा प्राणायाम है जो हम कपालभाति के बाद अगला कर सकते हैं जिससे हमें लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो? जी देखिए, मैं अगला जो प्राणायाम है वो बताना चाहूँगी आपको, नाड़ी शोधन प्राणायाम। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ये हमारी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। जी। तो हमारे लिए सबसे पहले शुद्धता है। जब हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होगी, शरीर वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। जी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करते हैं। जी। सर्वप्रथम किसी सुखासन में, ये हम हर प्राणायाम में कहते हैं कि सर्वप्रथम आपको सुखासन में बैठना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको किसी तरह की डिस्टर्बेंस प्राणायाम के बीच में हो। जिसमें भी बैठ सकते हैं, कई लोग वज्रासन में बैठते हैं, कोई सुखासन में बैठते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें बैठिए। और एक हाथ को आप अपने घुटने पे रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, दूसरे हाथ से आप मुद्रा बनाएंगे और अपने दाईं नासिका से, दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे और धीरे धीरे बाईं नासिका से आप श्वास को भरेंगे। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते, आपने बाईं नासिका से श्वास को भरा और धीरे 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 दाईं नासिका से श्वास को छोड़ दिया। देखिए, इसमें भी बड़ी वेरिएशन होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम ये एक बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है कि दाईं नासिका से श्वास को भरा और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दिया। लेकिन इसमें भी वेरिएशन है और मैं चाहूँगी कि ये लोग सब सीखें। अगर ये सरल कोई कर पा रहा है, हमारे दर्शक जो भी है ये सरल कर पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। और नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको क्या करना चाहिए, जब आप दाईं नासिका से श्वास को भर रहे हो और तो थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। जी। आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। जितनी देर आप श्वास को रोकते हो, आपके टॉक्सिन्स, जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स हैं, वो सब नष्ट होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो उनको निकालना है। हम ऑक्सीजन को जितना अंदर लेके जाएंगे, हमारे टॉक्सिन्स उतने ही नष्ट होंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो जितने भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में, उनको बाहर निकालना है। हमारे अपनी नाड़ियों को हमने शुद्ध करना है। तो थोड़ी देर के लिए आप होल्ड कीजिए और फिर श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। इसमें बंद का भी हम प्रयोग करते हैं। मूल बंद भी लगता है, जालंधर बंद भी लगता है, उड़ियान बंद भी लगता है। तो ये इसकी वेरिएशन है आगे आगे किस तरह से करते हैं। लेकिन ठीक है, आपको शुरुआती तौर पे अगर आप कर रहे हो तो शुरुआती तौर पे पहले आपको सरल करना है। सरल से फिर आप थोड़ा सा अपने होल्ड की स्थिति पे आ जाइए, होल्ड की स्थिति से आप बंद की स्थिति पे आ जाइए। तो ये 3 तरह से किया जा सकता है। जी। जी अंजना जी, ये तो आपने लाभ बताया और किस तरह से किया जाता है। जी। अगर हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की बात करें कि किन लोगों को इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन इसे नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि हमें कुछ बातों का, अपने शरीर का ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो इस प्राणायाम में किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? जी देखिए, प्राणायाम ऐसा है, जैसे नाड़ी शोधन हम प्राणायाम कर रहे हैं, श्वास को भर रहे हैं, या कपालभाति मैंने आपको बताया। कपालभाति में थोड़ा सा श्वास की जो गति है, हल्की सी थोड़ी सी चेंज है नाड़ी शोधन प्राणायाम के अकॉर्डिंगली। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में तो जो हमने इसके लाभ बताए वो तो है कि आपकी नाड़ियों को शुद्ध करता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति में इसमें कोई इन्फेक्शन हो, नाड़ियों में कोई इन्फेक्शन हो, उसके बावजूद भी आप ये कर रहे हो, है ना, तो वो इन्फेक्शन आपका बढ़ भी सकता है। तो मैं वही कह रही हूँ, पहले भी मैंने आपको यही कहा कि अपने शरीर को समझिए। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पहले डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद प्राणायाम कीजिए। तो हमें नाड़ियों से रिलेटेड कोई भी, आपके ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है या कोई चोट लगी है कभी आपको, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को पढ़िए, फिर प्राणायाम कीजिए। जी। अंजना जी, हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में भी काफ़ी सुनते हैं जी। तो वो किस तरह से किया जाता है और उसके क्या लाभ होते हैं, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हम काफ़ी सुनते हैं कि उससे काफ़ी ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त होता है मनुष्य शरीर में। तो वो कैसे किया जाए, हम डेमोन्स्ट्रेटर के माध्यम से वो भी देखना चाहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, नाड़ियाँ शुद्ध होगी, हम भस्त्रिका प्राणायाम पे आते हैं। बहुत अच्छा प्राणायाम और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बहुत से लोग भस्त्रिका प्राणायाम को नहीं भी करते हैं, किसी को नहीं भी है तो, बट बहुत अच्छा प्राणायाम है। अगर आपको तनाव से दूर रहना है, अगर आपको किसी भी, जैसे बीपी की आपको प्रॉब्लम है, अगर आपका बीपी लो रहता है तो आप बीपी को उसके द्वारा बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए, सब
प्राणायाम के कुछ ना कुछ लाभ और कुछ ना कुछ हानियाँ, मैं नहीं कह सकती कि हानियाँ हैं, हाँ, लेकिन आपके शरीर में कुछ ना कुछ कमियाँ हो सकती हैं जिसके कारण आपको वो हानि पहुंचा सकता है। तो उन चीज़ों को समझना चाहिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, पहले सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए, या हर प्राणायाम के लिए मैं आपको बता रही हूँ, और अपने हाथों को अपने घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। फिर आप भस्त्रिका, जो इसमें एक बोलते हैं हथौड़ी की तरह आवाज़ आती है, तो वैसे ही आवाज़ आती है हमारी भस्त्रिका प्राणायाम में, कि आपने सांस को जो है वो तेज गति से लेना है और तेज गति से ही छोड़ना है। तो इस तरह से श्वास को लेंगे तेज गति से और तेज गति से छोड़ेंगे। ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है जी। ये हमारे जितने भी नाड़ियाँ हैं उसमें किसी तरह की ब्लॉकेज है, या माइंड में आपको किस तरह की ब्लॉकेज बताते हैं डॉक्टर, उन नाड़ियों को खोलने का काम करता है, और हमारे तनाव को हमसे दूर रखता है, और तनाव के कारण जो अन्य बीमारियां हमें घेर लेती हैं उनसे भी हमारा छुटकारा दिलाता है जी। अंजना जी, जिस तरह से आपने कहा है कि सुख आसन में बैठकर हम प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे डेमोन्स्ट्रेटर भी हमें दिखा रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति में वो किसी कुर्सी पर या किसी ऊंची जगह पर बैठकर भी ये सारे प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना करने से तो बेहतर है कि कुछ किया जाए। तो अगर नहीं बैठ सकते हैं तो वो ऐसे जैसे हम लोग चेयर पे बैठे हैं ऐसे आराम से चेयर पे बैठें। पर ये है कि आपको स्थिति जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, और ध्यान आपका सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक तो आप बिल्कुल सीधा बैठें, दूसरा आपका जो ध्यान है वो पूरा प्राणायाम पे होना चाहिए। आपका श्वास प्रश्वास का बहुत महत्व है। जो आप श्वास ले रहे हैं, कितनी लंबी अवधि तक आप श्वास ले रहे हैं, आप कैसे छोड़ रहे हैं, जितना श्वास लंबा खींचा जाता है उतनी अवधि तक श्वास को छोड़ना चाहिए। ये तो बहुत लोग करते हैं कि श्वास लिया, लेना इजी है लेकिन छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा अवधि को बढ़ाएं, और उसमें काउंटिंग दे सकते हैं आप श्वास पे कि 1 2 3 4 5 आपने काउंटिंग तक आपने श्वास को भरा, लेकिन उसी अवधि तक हम ये नहीं कहते हैं कि आप ज़्यादा लो, क्योंकि ज़्यादा शुरुआती तौर पे नहीं हो सकता, लेकिन 5 काउंटिंग तक आपने श्वास को भरा, 5 ही काउंटिंग तक आपको धीरे 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 श्वास को छोड़ना है, और धीरे धीरे आप इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। छोड़ने की अवधि को आप बढ़ाना ज़रूरी है जी। अंजना जी, कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें इस प्राणायाम में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है? जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इसमें श्वास की गति जो है वो तीव्र होती है जी। तो बीपी हाई जिनका रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और जिनको कोई इन्फेक्शन हो बॉडी में उनको नहीं करना चाहिए, और जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, सिर में दर्द रहता हो, आंखों में दर्द रहता हो, तो उन लोगों को भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधारिए, उसके पश्चात करना ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे पहले अपनी स्थिति को सुधारिए थोड़ा सा, उसके बाद कीजिए। डॉक्टर का परामर्श जरूर लीजिए इससे पहले, करने से पहले जी। अगर आपको किसी तरह के कोई डिजीजेस हैं पहले से, आपको लगता है आपका कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि पहले हम डॉक्टर से परामर्श कर लें, और वो जो हमें बताएं कि कौन कौन से हम आसन कर सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं, तो अगर हम उस तरह करें तो उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अंजना जी, आगे बढ़ें और जाने कि मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए और हम कौन से प्राणायाम कर सकते हैं जिसका हमें विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी, देखिए, प्राणायाम में हम ले सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम ले लीजिए जी, क्योंकि जितने भी प्राणायाम हैं ये हमारी मानसिक स्थिति को हमें आप करेंगे कभी तो आपको एक शांति सी महसूस होती है जी। बहुत शांति महसूस होती है कि हाँ, हमने जब मैंने भी किया था तो मुझे ऐसा लगा मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, मुझे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था ये। तो बहुत मानसिक शांति प्राप्त हुई। जब आपको शांति प्राप्त होती है ना, तो आपका जो तनाव है वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और बहुत से लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, लोग ढंग से नींद नहीं ले पाते, तो प्राणायाम उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे नींद बहुत अच्छी आती है। जब नींद अच्छी आएगी आपका तनाव ख़त्म होगा, तो तनाव खत्म होगा, आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ती है जी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्राणायाम अति उत्तम है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले सुखपूर्वक बैठ जाइए जी, और आपकी जो हाथों की पोजीशन है उसको आपको तर्जनी उंगली को, तर्जनी जो आपकी तर्जनी है उसको आप बाहों पे रखेंगे, और अपनी मध्यमा और अनामिका को अपने नाक के इर्द गिर्द रखेंगे, और आपकी जो कनिष्ठिका है उसे आप लिप्स के ऊपर रखेंगे, और धीरे धीरे जैसे श्वास भरेंगे, श्वास को आपने ऐसे भरना है जैसे भंवरे की गुंजन होती है ना, तो भंवरे की गुंजन करते हुए आपने श्वास को भरना है,
और जितना लंबा आप श्वास खींच सकते हैं, और ये जो जितना लंबा आप श्वास खींचोगे ये आपके अभ्यास से होगा, एकदम नहीं हो पाता। आप कहेंगे कि शुरुआती तौर पे आप लग जाओ कि लंबा खींचे, उससे आपको ऐंठन आ सकती है थोड़ी सी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप करें, अब शुरुआती तौर पे आप धीरे धीरे करें उस चीज़ को, और वैसे ही भंवरे की गुंजन के साथ आपको प्रश्वास करना है, सांस को बाहर छोड़ना है। जी। क्या ये हर आयु वर्ग के लिए ठीक रहता है, या हम कहें कि किसी विशेष आयु वर्ग के लोगों को ही इसे करना चाहिए, कुछ पे ये विपरीत प्रभाव डाल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गलत तरीके से करेंगे तो थोड़ा विपरीत हो सकता है, पर हाँ, शुरुआती तौर पे ऐसे कीजिए, किसी विशेषज्ञ के अंडर कीजिए इस काम को, वैसा मतलब अच्छे से सीख लीजिए। उल्टा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके दुष्परिणाम भी आपको झेलने पड़ सकते हैं, इसलिए पहले विशेषज्ञ से सीख लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही करना है। और बच्चों के लिए तो अति उत्तम है, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों में जैसे पढ़ाई का आजकल बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो तनाव में बच्चे भी बहुत रहते हैं, तनाव से मुक्त रहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को जैसे आजकल शुरू भी कर दिया है सरकार ने शायद कि योग को हम एक विषय वो बनाएंगे, हाँ, विषय के तौर पे रखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वो बहुत जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि बच्चों को भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल के बच्चे आपने देखा है कि बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। हम लोग तो बहुत खेलते भी थे, बहुत खेलना है, पढ़ना भी है, खेलना भी है, लेकिन अब तो बच्चे सिर्फ किताबों पे रह गए हैं। स्कूल से आए हैं, पढ़ना है, पढ़ते हैं, फिर सुबह उठेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर स्कूल में पढ़ना है, फिर आके। तो इस स्थिति में बच्चों के लिए योग तो बहुत आवश्यक है। हाँ जी, उनको तनाव से दूर रखने के लिए, और उनकी जो वो पढ़ते हैं उसकी स्मरण शक्ति जो बढ़ती है, तो वो उससे उनकी पढ़ाई और अच्छी बन पाएगी। जी। अंजना जी, आपने बच्चों की बात की, तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि शुरुआत जो है वो किस उम्र से कर सकते हैं? क्या हम कहें कि 2-3 साल के बच्चे को अगर हम घर पर ही इस तरह का उसको परिवेश मिलता है, माता पिता को वो देखता है करता हुआ, तो मुझे लगता है वो खुद ब खुद ढल जाता है। तो क्या ये सही उम्र रहती है, या फिर एज का कुछ रहता है इसमें कि हमें एक एज के बाद ही प्राणायाम या योगासन करने चाहिए? देखिए, परिवेश की जो आपने बात कही, तो परिवेश में बच्चा कुछ ना कुछ तो सीख ही जाता है, चाहे वो 2 साल से सीख रहा है, अपने पेरेंट्स को देखता है, या किसी को भी अपने इर्द गिर्द जिसको भी देख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाता है। पर मैं ये कहूँगी कि 5 साल से 10 साल के बीच में ये अति उत्तम आयु है बच्चे को योग सिखाने के लिए। तो उस आयु में बच्चा कुछ समझता तो है, उसको पता लगेगा कि हम क्या बता रहे हैं, किस मुद्रा में बैठना है, तो वो कुछ समझने लायक है। तो मैं मानती हूँ कि ये उम्र सबसे सही रहती है बच्चों के लिए। जी। जिस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेटर के माध्यम से देख रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम को, तो इस प्राणायाम में विशेष तौर पर हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, चाहे वो लाभ की बात करें या फिर हम उन चीज़ों की बात करें जिससे हमें हानि भी हो सकती है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, एक तो हमारे जलवायु, एक वातावरण का हमारा बहुत फ़र्क पड़ता है, किस वातावरण में आप बैठ रहे हो योगा करने के लिए। अब जैसे भंवरे की गुंजन है, तो इसको एक मेडिटेशन प्राणायाम भी कहा जाता है, कि आप इसमें बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप बड़े बड़े ऋषि मुनि देखे होंगे आपने, हम टीवी पे ही देखते हैं, खैर, तो वो ओम का उच्चारण करते हुए मेडिटेशन करते थे। यार, एक टांग पे खड़े हुए हैं तो उच्चारण कर रहे हैं, तो वो उसी उच्चारण का पीछा करते हुए अपने मेडिटेशन वहीं तक ले जाते थे। तो हमारे भी ये मेडिटेशन का प्राणायाम है कि हम जैसे भंवरे की गुंजन हो रही है, तो भंवरे के गुंजन का पीछा कर रहे हैं हम, और उसी गुंजन के पीछे जाते जा रहे हैं, तो वो एक मेडिटेशन की स्थिति है। तो हमें ये मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं, इसमें हम वो कहते हैं ना कि योग क्या है, योग आत्मा से परमात्मा का मिलन है। तो ये वो प्राणायाम है जो हम आत्मा से परमात्मा का मिलन कर सकते हैं इस मेडिटेशन के द्वारा। जी हाँ। अंजना जी, ये बात की हमने प्राणायाम की कि प्राणायाम किस तरह से किए जा सकते हैं, कैसे हम इससे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मानसिक स्तर अपना बढ़ा सकते हैं। यदि हम आसनों की बात करें और आसनों पे आएँ, तो कौन से ऐसे आसन हो सकते हैं जिनसे हमें जो है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, हमारी रोग प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको हम और ज़्यादा मजबूत करें? जी, देखिए, आसन भी बहुत हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं बात करूंगी भुजंगासन की, कि आपको भुजंगासन के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि आपको पेट के बल आ जाना है। आप जब पेट के बल आओगे और अपने टांगों को, अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, जैसे कि हमारे डेमोन्स्ट्रेटर कर रहे हैं, बिल्कुल रखना है। अपने हाथ को छाती के पास लेके आएंगे, और धीरे 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 आपको श्वास भरते हुए अपनी छाती का जो पोर्शन है उसे ऊपर लेके आना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो कमर के नीचे का जो पोर्शन है वो आपके ज़मीन से टच रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी नाभि को ऊपर नहीं उठाना है। नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है वो उसको उठाना है। जितनी भी आपको फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको इससे सॉल्व होती हैं। और ऐसी जितनी देर आप इस स्थिति में रुक सकते हैं, रुकने की, स्टे करने की कोशिश करनी है। वैसे ही धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे वापस आना है।
तो इसको भी आप कम से कम 10 या 15 बारी कर सकते हो और अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे आप अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे और अगर 15 से 20 मिनट तक किया जाए तो आपका फैट लॉस, ज़्यादातर लेडीज़ को आजकल प्रॉब्लम रहती है कि मोटी हो रही हैं या ऐसा है, तो ये फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा कार्य है। और महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है, ऑर्गन्स हैं, इनके ऑर्गन्स की मालिश हो रही है। आपको फेफड़े, जिनको फेफड़ों से कोई भी इन्फेक्शन है, रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, उसको दूर करता है ये। गले से रिलेटेड है, थायराइड प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि गले की जो जितनी भी नसें हैं उसको खिंचाव डालता है, तो इसलिए ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जी, यदि हम पहले ही कोई डिजीज़ होने से पहले ही, बीमारी से पहले ही इसकी शुरुआत करें तो मुझे लगता है इसका बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। आपको बीमारी छू भी नहीं सकती है। जी, लेकिन अगर बीमारी लग गया, हाँ थोड़ा ये कह सकते हैं कि थोड़ा समय लग सकता है फिर योग द्वारा उसको क्योर करने के लिए, पर ऐसा नहीं है कि इसका क्योर नहीं हो सकता है, पर थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन अगर आप शुरुआती तौर पे, मैं अभी भी कहना चाहूँगी हमारे दर्शकगण जितने भी हैं जो अभी योगा नहीं करते, बहुत अच्छा समय है, प्लीज़ इसको शुरुआत कीजिए और बीमारी लगने से पहले शुरुआत कीजिए, आपको बीमारी लग भी नहीं सकती कभी। जी। अंजना जी, यदि हम अपनी दिनचर्या की बात करें, किस तरह का हमारा भोजन होना चाहिए, किस तरह हमारी सारी की सारी गतिविधियां होनी चाहिए जिससे हम जो है अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकें, साथ ही साथ योग भी कर सकें, तो वो कैसा रहना चाहिए? जी देखिए, कहा गया है कि आरोग्यम भोजनम धीनम, मतलब जो आरोग्य है वो हमारे भोजन के अधीन है। जी, हम स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो हमें भोजन में अपना परिवर्तन ज़रूर लाना है। और आजकल की दुनिया में, आजकल की जो दौर चल रहा है उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि आपका भोजन, फास्ट फूड का बहुत दौर चल पड़ा है, बच्चे बहुत खाते हैं, बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं अभी, लेकिन हाँ पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाना चाहिए। बच्चों में आप देखिए कि फ़ैट कितना ज़्यादा हो रहा है आजकल, बच्चे ही फ़ैट बहुत, पहले बच्चे पतले होते थे, खेलते कूदते थे, अब सिर्फ बच्चों को पढ़ाई से और कोई काम ही नहीं है ज़्यादा। तो ये है कि उनको फैट लॉस के लिए आपको प्राणायाम और आसन का बच्चों को भी अभी से सिखाना चाहिए कि किस तरह से करना है। और आपका क्वेश्चन था कि जी, किस तरह से हम जो है बच्चों के लिए और ज़्यादा जो है बेहतर बना सकते हैं एनवायरनमेंट? हाँ, एनवायरनमेंट, हाँ देखो, एक तो मैंने आपको कहा कि स्कूलों में भी शुरू कर सकते हैं ये चीज़ें, कि स्कूलों में शुरू कीजिए। और जैसे अगर स्कूल में, क्योंकि घर में टाइम इतना समय नहीं मिल पाता है, तो स्कूल में भी इसको दिनचर्या जो है वो बहुत मैटर करती है। जी बिल्कुल, दिनचर्या बहुत मैटर करती है आपकी कि किस तरह का दिनचर्या। स्कूल में बच्चे तो सुबह चले जाते हैं, बच्चों के लिए तो फिर ये है कि स्कूल में एक पीरियड होना चाहिए उनका अलग से, जिसमें योगा उनको सिखाई जानी चाहिए। तो ये हमारी दिनचर्या है। दूसरा, आपने मुझसे कहा था कि भोजन कितना है। देखिए हमने, हाँ भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन के हमने आपको कहा आरोग्य भोजनम धीनम, कि आरोग्य जो है हमारा भोजन के, स्वस्थ जीवन चाहिए तो हमें भोजन बहुत अच्छा करना चाहिए। हमें बहुत से ऐसे पोषक तत्वों को उसमें शामिल करना चाहिए जो हमारी दिनचर्या के लिए, हमारे लिए आवश्यक है। देखिए हर जो मनुष्य है, हर व्यक्ति जो है वो डॉक्टर नहीं बन पाता, या हमें हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो पाती है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, अपने शरीर को पढ़िए कि आपको क्या लग रहा है, कि क्या हो सकता है, या आपको कभी ऐसा होता है ना कि हाँ चक्कर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। या टाइम टू टाइम अपना मेडिकल चेकअप करवाइए, उसके डॉक्टर बताते हैं आप में इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो उसको पूरा करने के लिए उस तरह का भोजन आप कीजिए, तो वैसा करना पड़ता है। जी हाँ। अंजना जी, आज आप कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, और ऋतु जी के माध्यम से हमें पता चला कि हम किस प्रकार से सही तरीके से योग कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी योग से जुड़ें और स्वस्थ रहें, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।